तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो प्रश्न क्या है वैसे कि पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न में पूछ रहे हैं नहीं किया गया है और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्तर होगा सुधा मूर्ति को। तो अभी केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है, जो इस बार नहीं दिया गया है। तो पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण ये मिला है 6 जनों को, पद्म भूषण के लिए चुना गया 9 जनों को और पद्मश्री के लिए 91 व्यक्तियों को चुना गया है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिल रहा है, 106 को। और इन 106 में महिलाएं कितनी हैं, 19 हैं। और अगर बात करें कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिल रहा है, मरणोपरांत मतलब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनको ये पद्म पुरस्कार मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति हैं 7। और यहाँ पे पद्म विभूषण की बात हो रही है प्रश्न में, तो पद्म विभूषण हमने कहा 6 लोगों को मिला है। अब वो 6 लोग कौन कौन है, एक है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत मिल रहा है इनको, वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्ट हैं ये, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, इनका निधन हो गया। एक है जाकिर हुसैन, तबला वादक है ये, कला के क्षेत्र में मिल रहा है। एक है SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स लोक मामलों के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। एक है दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत मिल रहा है इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में, ORS का जनक इनको कहा जाता है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक है श्रीनिवासन वर्धन, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और एक है मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिल रहा है इनको, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निधन हो गया अभी इनका। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें मिल रहा है पद्म विभूषण। यहाँ पे जो सुधा मूर्ति ऑप्शन में लिख रहा है, इनको तो पद्म भूषण मिला है। लेखिका है ये, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है ये। इसके अलावा बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि पद्म भूषण कितने लोगों को और कौन कौन को मिला है, पद्मश्री कौन कौन को मिला है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। और वीडियो भी मात्र 10 मिनट का है। उस 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन पद्म पुरस्कारों से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो उस 10 मिनट के वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहले एशियाई कौन बनी है? तो आंसर होगा मिशेल योह। तो मिशेल योह ये अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बन गई हैं। वे मलेशिया से हैं। उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अपने इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता था और ये पुरस्कार पाने वाली वे केवल दूसरी एशियाई अभिनेत्री बनी थी। प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2023 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा V कार्तिकेयन पांडियन को। और ये कौन है? ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके निजी सचिव हैं। और अभी इन्हीं को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? तो अभी हाल ही में हुए मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए इनको सम्मानित किया गया। मतलब अभी जो ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। बाकी हम पढ़ ही चुके हैं मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये उड़ीसा में हुआ। किसने जीता? जर्मनी ने। किसको हराया? बेल्जियम को। फर्स्ट नंबर पे जर्मनी, सेकंड पे बेल्जियम, थर्ड पे नीदरलैंड रहा। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करोगे तो हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। इसके भी नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट बने थे, मोहम्मद तैयब इकराम नाम है। साथ में हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट का भी नाम याद रख लो, दिलीप तिर्की है। आप जानते हो अभी असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, ये मिला है डॉक्टर तपन सेकिया को। अभी हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? बद्रीन नारायण को मिला था, तुमड़ी के शब्द जो उनका काव्य है उसके लिए। और अंग्रेजी का मिला था अनुराधा रॉय को, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स के लिए। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा देश फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 की, जो कि कहां पे होगा? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। कब से कब तक?
7 अप्रैल से 1 मई 2023 तक। और इसी तरह से आपको याद होगा 2022 में पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुआ था। और भारत में भी कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। और उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था, थम्बी था। उसको जीता था उज्बेकिस्तान ने। फिर हमने पढ़ा था कि 2024 वाले जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ पे होंगे, हंगरी बुडापेस्ट में। और 2026 वाले होंगे उज्बेकिस्तान में। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा करी है। तो क्रिकेटर थी ये डेबी हॉकले, जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया है। उन्होंने 1979 से सन 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। तो 2023 का ये पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पे हम बात कर रहे हैं वुमेन सिंगल टाइटल की, जिसको किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने जीता है। और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और ये है कहां से? ये बेलारूस से है। बात करें अगर इन्होंने किसको हराया या उपविजेता कौन रही, तो आंसर होगा एलेना रिबाकिना। अब एलेना रिबाकिना का नाम आपने जरूर सुना होगा। कहां पे सुना था? याद करो, 2022 का विंबलडन ओपन का खिताब जीता था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। ये कजाकिस्तान से हैं, लेकिन अब ये हार गई हैं आर्यना सबालेंका से। तो आपको ये नाम याद रखना है। अच्छा, इनका नाम कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रखो, जो भी बड़े बड़े महान महान प्लेयर थे उन सबकी लंका लगा दी इन्होंने, सबालेंका। तो इस तरह से आपको हिंट मिल जाएगी याद रखने की। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, फिर होगा विंबलडन ओपन, और फिर लास्ट में होगा यूएस ओपन। प्रश्न स्टैटिक ये बन के आता है कई बार कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा आसान है इसको याद रखना, पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये होता है हार्ड कोर्ट पे। सेकंड वाला क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये जो विंबलडन ओपन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और टेनिस से रिलेटेड एक डे भी होता है, वर्ल्ड टेनिस डे, मार्च के पहले सोमवार को होता है ये। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में किसने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, और अभी उन्हीं को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, इनके अलावा इंग्लैंड की ऑलराउंडर है नेट साइवर, और इन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। नेट साइवर इनको महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसे कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अच्छा, एक बार मैं आपको सारे अवार्ड्स बता देता हूं, यहाँ पे उनकी लिस्ट भी लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमने कहा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है बाबर आजम ने, पाकिस्तान के हैं ये। रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है नेट साइवर ने, इंग्लैंड की हैं। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। वहीं पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बाबर आजम को, और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है नेट साइवर को। जबकि पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सूर्य कुमार यादव ने। वहीं महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मार्को जॉनसन को, ये साउथ अफ्रीका के हैं। जबकि महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के रेणुका सिंह को चुना गया। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है गेरहार्ड रासमस को, ये नामीबिया से है। वहीं महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया है भारत की ईशा ओझा को। और ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसने जीता है? आसिफ शेख ने जीता है, ये नेपाल से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते आगे। तो देखो प्रश्न क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें मेन सिंगल टाइटल की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। एक प्रश्न बन जाएगा आपके माइंड में कि ये कहां से हैं? ये सर्बिया से हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा इन्होंने किसको हराया? इन्होंने स्टेफानोस सितसिपास को हराया है, ये ग्रीस के टेनिस प्लेयर हैं। और इस तरह से नोवाक जोकोविच का ये 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है।
और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। मतलब अब दोनों के पास 22-22 ग्रैंड स्लैम है। मतलब अभी तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और अगर फिर बताइए, हाल ही में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। तो शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने पहली बार महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। यह प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट को जीता है। अच्छा, एक प्रश्न यह बनेगा कि भारत ने किसको हराया? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भारत 2005 और 2017 के महिला विश्व कप और 2020 के महिला T20 विश्व कप का उप विजेता रहा था, लेकिन इस बार विजेता बन गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आपको याद हो तो बताओ कि अंडर 19 विश्व कप जो कि 2022 में हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था, वो उसको किसने जीता था? उसको भी भारत ने ही जीता था और उसमें भी भारत ने इंग्लैंड को ही हराया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 जो भी दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022 में भारत में हुआ था, वो उसको किसने जीता? उसको भी भारत ने जीता था, बांग्लादेश को हरा करके। आपसे पूछे कि आईपीएल 2022 जो कि इसका 15वां संस्करण था जो भारत में हुआ था, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल को हराकर। और अगर आपसे पूछे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और आपको याद होगा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो ये साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, वैसे तो ये आप करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो, आपको लगेगा ये तो हमें आता है, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए हर क्वेश्चन के साथ में उससे संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूं। मेरे से जितना हो सकता है उतने पॉइंट में लिमिटेड समय में आपको देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपका क्विज बना दिया है, टॉपिक वाइज क्विज बना दिया है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहां जाकर से जिससे भी संबंधित प्रश्न आप देखना चाहते हो, मेले त्योहार पे देखना चाहते हो, स्पोर्ट्स वाले, अवार्ड्स वाले, एप्लीकेशन वाले, वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जितना रिवीजन कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, उतनी मेहनत करो और सफलता को गले लगाओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब ये लीजिए एक और धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा जर्मनी ने। अब पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? भारत में हुआ। भारत में भी कहां पे? उड़ीसा में। किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और इस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और पाकिस्तान के बाद पुरुषों के हॉकी विश्व कप के 3 संस्करण जीतने वाली चौथी टीम बन गई है। मतलब तीसरी बार जीता इसने ये खिताब। इस बार की बात करें, जर्मनी ने किसे हराया? तो बेल्जियम को हराया है। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड है, सेकंड पे बेल्जियम है और तीसरे स्थान पे कौन है? नीदरलैंड रहा। और अभी ये जो उड़ीसा में ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, पूछे अगर कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण। अच्छा, मुझे ये बताओ, हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रश्न है। और एक और बताओ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी नए बने थे, उनका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम है। बाकी आपको बताइए, अभी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बना है आपके उड़ीसा के राउरकेला में, जहां पे ये मैच हुए थे। अभी इसके मैच उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में हुए थे। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये आपको मिलेगा उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। और बताओ मुझे कि पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखना, बड़ा सीधा सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा के। बढ़ते आगे। और फिर बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने। मिक्स्ड डबल का मतलब क्या हो गया? इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। अब आप कहोगे कि ये मैं प्रश्न आपको क्यों बता रहा हूं, हम तो मेन सिंगल या वुमेन सिंगल वाला ही पढ़ते हैं ना। इसका कारण मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहले तो ये देख लो कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसमें मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता है राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने। ये दोनों ब्राजील के प्लेयर हैं। अब ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें भारत को हराया है, या यूं कहूं कि भारत इसमें उप विजेता रहा। और भारत से कौन कौन खिलाड़ी थे इसमें? सानिया मिर्जा थी और रोहन बोपन्ना थे। इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया किसने, या कौन जीत गया? तो ऐसे याद रख लो, राफेल की स्टेफनी जीत गई। गाड़ी की स्टेपनी होती है, स्टेपनी, तो उस स्टेपनी से याद रख लो, राफेल की स्टेपनी जीत गई। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी टेनिस प्रीमियर लीग जो हुआ था भारत में, उसको किसने जीता था? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता था। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन सीमा शुल्क एजेंसियों की भूमिका और योगदान को याद किया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। आप जानते हो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वहीं पर है जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, वहीं पर है जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, यानी कि ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद होगा वैसे, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बताओ कहां पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा में, और उसका नाम क्या रखा था? धरोहर। फिर बताइए, हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो याद रखना, हर साल 27 जनवरी को इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और हर साल ये दिन एडोल्फ हिटलर के द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। और इस बार की थीम क्या है? होम एंड बिलोंगिंग। चलिए बताइए, अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 17वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? आम जनता को डेटा प्राइवेसी के बारे में संवेदनशील बनाना। और इस बार की थीम क्या है? निजता के बारे में पहले सोचे, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जनवरी को। तो हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 29 जनवरी को मनाया गया। बात करेंगे इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। और आप याद रखना, देश से कुष्ठ रोग को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2027 का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुष्ठ रोग किस थेरेपी से ठीक हो सकता है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी से। और याद रखना, कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है हैंसन रोग। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी बैक्टीरिया की खोज की थी हैंसन ने, इसीलिए इस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से कई बार एग्जाम में एक प्रश्न आता है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा, जिसका पीएच मान भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। पीएच मान होता है 5.4। इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। चलिए बताइए, भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 30 जनवरी को। तो याद रखना, देश में 30 जनवरी 2023 को अभी 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है महात्मा गांधी जी की। और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए ही हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और वैसे मैं आपको बता दूं, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को सम्मान देने के लिए हर साल 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1931 में इसी दिन को उनको फांसी दी गई थी और वो शहीद हुए थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था ये। और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। और महात्मा गांधी जी ने बताओ, असहयोग आंदोलन ये किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की थी? वैसे तो ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। और फरवरी 2022 में चोरा चोरी घटना होती है। कहां पे? गोरखपुर, यूपी में। और इस घटना में हिंसा होने के बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, ये बताओ, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। ये कहां पर है? कर्नाटक में। और पूना पैक्ट ये किन किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में, 1932 में। और किस जेल के अंदर होता है? यरवदा जेल में। ये कहां पर है? पुणे में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। ये वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में
उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो अभी चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अभी उन्होंने उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 KWP। KWP यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है किलोवाट पीक। अच्छा, वैसे आप जानते हो कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना ये कहाँ पे स्थापित होगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पर, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? गुजरात का मोढेरा गांव। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन पूछे अगर आपसे कि अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे शुरू किया? राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किन के नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह जी के नाम पे। और भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किसने गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार झांकी दिखाई है? तो आंसर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो गणतंत्र दिवस 2023 में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने पहली बार झांकी दिखाई है। अच्छा, इस बार गणतंत्र दिवस पे क्या क्या चीजें हुई जो पहली बार हुई है? तो अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा रहे और पहली बार BSF की महिला सवार ऊंट टुकड़ी ने हिस्सा लिया। राजपथ का आप नाम जानते ही हो, कर्तव्य पथ कर दिया गया। और पहली और आखिरी बार हमारा युद्धक विमान है IL-38, इसने भी हिस्सा लिया। और दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड भी पहली बार इसमें शामिल हुआ। इस बार ये 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। और चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी उनका नाम है। फिर बताइए, अभी भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन, जिसका नाम है इनकोवैक, इसको लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका जो ये टीका है ये किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा भारत बायोटेक ने। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया, जिसका नाम है इनकोवैक। तो याद रखना, इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है और ये दुनिया का पहला है जिसे नाक के थ्रू दिया जाएगा। इंट्रानेजल नाक के थ्रू दिया जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू नहीं दिया जाएगा, नाक में ड्रॉप डाली जाएगी। और भारत बायोटेक से आपको याद होगा इसी कंपनी ने एक और कोविड-19 का टीका बनाया था, उसका नाम है कोवैक्सीन। और कोविशील्ड भी आपको याद होगा, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था। वैसे भारत बायोटेक ये कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए अभी कौन सी परियोजना की घोषणा की है? तो आंसर करना आरोग्य मैत्री। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा कनाडा। आज आप देख रहे होंगे जो हमारे जो एडवांस कंप्यूटर है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे ये उससे भी एडवांस होंगे, यानी कि सुपर एडवांस होंगे, जो कि फोटोनिक आधारित ये क्वांटम कंप्यूटर होंगे। तो दुनिया में पहली बार इनका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे ये फोटोन का क्या मतलब हो गया? फोटोन से आप क्या समझते हो? फोटोन को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ पैकेट्स। जो सनलाइट है यानी कि जो प्रकाश है ये हमारे पास आता है किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में, यानी कि एनर्जी ऑफ पैकेट्स। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, शायद वेव ऑप्टिक्स वाला एक चैप्टर था, वहां पे इसके बारे में बताया जाता है। तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है। वैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ये प्रश्न तो एग्जाम में आता है ना, ये बताओ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। तो अभी कनाडा सरकार ने इनका डेवलपमेंट करने के लिए $32 मिलियन फंड रखा है। और कौन सी कंपनी इनका निर्माण कर रही है? तो जनाडू कंपनी है वो इनका निर्माण कर रही है। फिर बताइए, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां पे बनेगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। वैसे तो आपको पता है सोलर पैनल बनाने की कई सारी फैक्ट्रियां आपको भारत में मिल जाएगी, पर यह देश की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जो हरित ऊर्जा पर आधारित होगी। हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जिसे आप बोलते हो, रिन्यूएबल एनर्जी। और कहां पे बनेगी ये? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। यहां पे सोलर पैनल बनाए जाएंगे। और कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। ल्यूमिनस की बैटरीज आती है ना, तो वही कंपनी बनाएगी।
अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं एक, अभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी 13वीं सौर परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। वैसे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध में, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। और आप जानते हो सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप बताओ देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा? गुजरात का मोढेरा गांव। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दो, देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। एक और प्रश्न का उत्तर दो कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसने कब तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2025 तक। और 2025 से आप याद रख सकते हो जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसने किस वर्ष के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया, मतलब इनकी छतों पे सोलर पैनल लगेंगे 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे यहाँ पे। तो किस वर्ष के बाद? 2025 के बाद। और सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अब देखो प्रश्न तो एक है, लेकिन इससे अनेक प्रश्न हम लोगों ने कर लिए और ये अनेक भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे तब और मजा आने वाला है। तो कस के अपनी पेटियों की सीट बेल्ट बांध दीजिए, अभी हम और मजे करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा पवन अग्रवाल को। तो इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ये भारत में कागज उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है और अभी इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन अग्रवाल। बाकी आप जानते हो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे अनुराग कुमार। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल और एशियाई डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट ये कौन सी बनी? तो केरल हाईकोर्ट। और ई विधान आवेदन लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा बना था नागालैंड का। और दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली पहली सरकार बनी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा राजा चारी को। तो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं राजा चारी, जिनको अभी अमेरिकी राष्ट्रपति है ना जो बाइडेन, उन्होंने वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी अरुणा मिलर का नाम न्यूज में था। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। और भारतीय अमेरिकी हैं कृष्णा वविलाला, इनको अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अभी। और सुष्मिता शुक्ला की बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष ये बनी थी। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो अभी जनवरी 2023 में भारत के दौरे पर आए? तो आंसर होगा साबा कोरोसी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी, जो अभी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक भारत दौरे पर रहे। याद रखना, यह हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया और अभी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत दौरे पर आए। वे पिछले साल सितंबर में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। इनका नाम याद रखना आप, साबा कोरोसी इनका नाम है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? साबा कोरोसी। बाकी आप जानते हो गिलबर्ट होंगबो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी टोंगो देश से हैं। और यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी थी कैथरीन रसेल। और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। तो अगला प्रश्न है, अभी चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा पेट्र पावेल बने। तो नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे पेट्र पावेल ये भी चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा देखो, इनको याद रखने की एक ट्रिक बनाई है। कैसे याद रख सकते हो? अभी आपको बताए सबसे महंगी चीज क्या हो गई है? वैसे तो हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल मतलब आज ये कंडीशन है कि हम बाइक निकालते हैं तो पहले चेक करते हैं कि भैया पेट्रोल कितना है। और बचपन के दिन अगर आपको याद हो, जब पेट्रोल सस्ता हुआ करता था 70 रुपए के आसपास, पर उस टाइम जेब में पैसे नहीं रहते थे तो हमें तो तब भी पेट्रोल चेक ही करना पड़ता था। और तब कितने का पेट्रोल डलाते थे हम पौवा डलाते थे, 10 रुपए का, 20 रुपए का। किस किस को याद है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? तो देखो, इसी से हमारे को ये याद हो जाएगा नाम। चेक करते हैं हम पेट्रोल को, तो चेक से बन जाएगा चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। क्या चेक करते हैं भैया?
पेट्रोल चेक करते हैं, गाड़ी हिला करके देखते हैं, तो पेट्रोल से बन जाएगा पेट्र, और बचपन में हम पेट्रोल का पौवा डलाते थे 10 रुपए का, तो पौवा से बन जाएगा पावेल, पेट्र पर पावेल। एक हल्की सी हिंट चाहिए हमें, बस ऑप्शन तो होंगे ही सही हमारे सामने। और सबसे मजेदार बात बताऊं, जो वो पौवा हम गाड़ी में डालते थे ना, तो आधा पेट्रोल जाता था और आधा फेल जाता था। तो फेल जाने से आपको यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी याद हो जाएगा, जो अभी कुछ समय पहले ही बने थे, 1 आध महीने पहले। उनका नाम है पेट्र फियाला। तो पेट्र फियाला और पेट्र पावेल, अब ये आप नहीं भूलोगे। देखो, चेक गणराज्य की कैपिटल होती है पराग, करेंसी है चेक कोरुना। एक प्रश्न याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पे खुला है, तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम क्या है, स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। बाकी अगर आपसे पूछे अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने, जेसिंडा अर्डन के बाद क्रिस हिपकिंस, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बने, और आयरलैंड के बने हैं लियो वरादकर। अच्छा, एक नाम जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब इनका नाम न्यूज में है, क्योंकि अभी हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट थे, इसलिए इनका नाम स्टैटिक में पूछा जा सकता है। क्या नाम है, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम याद रख। फिर बताइए, अभी हाल ही में एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा निखत जरीन को। एनएमडीसी ये इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री के तहत देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क, आयरन और नवरत्न खनन कंपनी है, माइनिंग कंपनी है। फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अभी इसी ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, यहां से एक स्टैटिक प्रश्न ये भी बनेगा कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, पूछा जा सकता है भाई, तो आंसर होगा बॉक्सिंग से। और इनका नाम आपने ज्यादा भी नहीं तो 2022 में 2 बार तो जरूर सुना होगा, जब इन्होंने 2 बड़े कारनामे किए थे। वैसे ये है कहां से, ये तेलंगाना से है। एक तो इन्होंने 2022 में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। वो चैंपियनशिप भी याद रखना कहाँ हुई थी, इस्तांबुल टर्की में। वैसे टर्की का नाम अभी चेंज हो गया, तुर्की ये कर दिया गया। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना बर्मिंघम यूके में, याद आया, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। इसीलिए मैंने आपको कहा ज्यादा नहीं तो 2 बार तो याद ही होगा, इनका नाम आपको सुना ही होगा, बशर्ते डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हो। बाकी आप जानते हो भी स्मृति मंदाना, अभी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने इनको अपना न्यूट्रिशन स्पॉन्सर चुना था। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री की बात करें तो ये फैन कोड के बने थे। सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के बने और ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे एमएस धोनी, और नावी के भी बने थे। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो हुआ अभी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे युवराज सिंह। तो ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर रहा, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो भारत वर्ष 2020 में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के विस्तार के मामले में तीसरे स्थान पे आ गया है। और सबसे ऊपर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पे होती है, अर्जेंटीना में। दूसरे नंबर पे उरुग्वे और तीसरे नंबर पे भारत। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। वहीं अगर पहला राज्य पूछेगा तो आंसर करना सिक्किम। और अभी देश का पहला जैव गांव बायो विलेज वाला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा त्रिपुरा। और इस गांव का नाम है दसपारा गांव। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा माइक पोम्पियो। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, जिन्होंने ये बुक लिखी है, जो भी काफी सुर्खियों में है, जिसमें भारत और यहाँ के कई राजनेताओं के बारे में टिप्पणी की गई है। इस बुक का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि परमाणु युद्ध को टालने के लिए उनकी टीम ने रात भर भारत और पाकिस्तान से बातचीत की और इसे रोका। उन्होंने इस बुक में पूर्व जो हमारी भारतीय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। और हमारे जो राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, और वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी तारीफ भी की है। फिर बताइए, अभी हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर ये अदालत के निर्णयों को, अदालत के फैसलों को कितनी भाषा में अनुवाद करेगा, तो आंसर होगा 4 में। तो एक्चुअली में अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
और वो कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं और हर किसी को तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो वो अदालत के फैसले को समझ नहीं पाते हैं कि भाई अदालत ने क्या फैसला दिया, क्या डिसीजन दिया है। तो अब अदालत के निर्णयों का, अदालत के फैसलों का 4 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा ताकि हर नागरिक अदालत के फैसले को समझ पाए। बात करें वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल है। और इसके लिए उन्होंने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। और ये अनुवाद करने का काम किसकी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाएगा? तो जस्टिस अभय ओका समिति। तो इतना आप ध्यान रखना। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पोर्टल को भी लॉन्च किया था और एक सुपेस पोर्टल को भी लॉन्च किया था। चलिए बताइए, अभी हाल ही में नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा ड्रैको। तो अभी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने घोषणा की है एक मिशन की जिसका नाम है ड्रैको। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, अब उसमें नासा परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करेगा, या यूं कहूं कि न्यूक्लियर फ्यूल से उड़ने वाला रॉकेट बनाया जाएगा। और उससे क्या होगा? तो उससे जो एस्ट्रोनॉट है वो मंगल ग्रह पर सिर्फ 45 दिन में ही पहुंच जाएंगे। अभी वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 साल लग जाता है। अब ड्रैको की बात है तो ड्रैको की भी तो फुल फॉर्म होगी। इसकी फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर अजाइल सिसल्यूनार ऑपरेशंस। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, यहाँ पे कौन सी गैस है? मिथेन गैस। इसके 2 उपग्रह हैं, उनके नाम क्या है? फोगोस और डिमोस। फिर बताइए, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अभी 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद के साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। और ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये बच्चों में जिज्ञासा जगाता है, उनकी रचनात्मकता को प्रकट करने और उनकी कल्पना को आकार देने का अवसर प्रदान करता है। आपको याद है अभी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ था? नागपुर में। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। इसमें लड़कियों को भविष्य के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया है और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करने का तरीका सिखाया गया है। फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा अमृत उद्यान। तो भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इस मुगल गार्डन को 1917 में एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बताएं, अभी राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से ज्यादा चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है अभी? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। आपको याद ही है, पिछले साल सितंबर की बात है, हमने 8 चीते मंगवाए थे। कहां से? नामीबिया से। और भारत में कहां पे उनको रखा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने उनमें से एक फीमेल चीते का नाम आशा भी रखा था। अब वो 8 हमारे पास आ गए, लेकिन अब 100 चीते हम और लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से। इसके लिए हमने डील कर ली है। एक साथ नहीं लाएंगे, हर साल 12-12 चीते लेकर के आएंगे। तो अगले 8 से 10 साल में हम 100 चीते इस तरह से लेकर के आ जाएंगे। इस साल 12 चीते आने वाले हैं, जिनमें से 7 नर हैं और 5 मादा हैं। तो इतना आप ध्यान रखना। अब फिर बताइए, अभी तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा कोहिमा। तो अभी 24 से 25 फरवरी 2023 तक जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के रसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। याद रखना, ये संतरा उत्सव गांव से कटे हुए संतरे को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और ये जो रसोमा गांव है, यहाँ पे शुद्ध जैविक संतरे की खेती की जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे अभी फरवरी 2023 में खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां पे होना है? तो आंसर होगा मुंबई में। और अभी जम्मू कश्मीर फरवरी में ही अपने पहले सरस मेले का आयोजन करेगा। और अभी जनवरी में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और याद रखना, 2023 ये बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी जनवरी में ही 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया भोपाल में।
अभी जनवरी में माघी मेले का आयोजन किया गया था आप में, और माघ बिहू फेस्टिवल ये मनाया गया असम में। बिहू फेस्टिवल आप जानते ही हो। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। अभी चेरा महोत्सव मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। धानु जात्रा महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव अभी मनाया गया था केरल में। संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है? मणिपुर में। और लूसोफोन महोत्सव आपने मनाया था गोवा में। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल है, इनको भी ध्यान रखना। ये भी हाल ही में एक आध महीने में मनाए गए हैं, मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए। मतलब एक आध महीने के जितने भी आपके फेयर एंड फेस्टिवल मेले महोत्सव से प्रश्न बने थे वो इस प्रश्न में हमने रिवाइज कर लिए हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है कि विशेष धातु से बना दुनिया का सबसे बड़ा चाकू ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में चौहर चौक पर रामपुरी चाकू की करीब 20 फीट लंबाई वाली एक विशाल आकृति लगाई गई है, जिसके नीचे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। रामपुरी चाकू आपने सुना होगा ना, बस उसी तरह का है। और अगर पूछोगे ये किस धातु का बना है, तो ये ब्रास और स्टील से बनाया गया है, जिसकी कीमत है लगभग 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए का रामपुरी चाकू। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण ये अभी नई दिल्ली में हुआ। और इसकी थीम क्या रही? ट्रस्ट। उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना। और इसका आयोजन किसने करवाया? सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, इंटरपोल की बात करते हैं तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। स्थापना होती है इसकी 1923 में। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय मिलेगा आपको लियोन, फ्रांस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नासर अल रईसी, जो कि खुद यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। आपको याद होगा अभी 2022 में इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई थी, कहां पे? भारत में। और याद रखना 2023 में इसकी 91 नंबर की जो बैठक होगी वो कहां पे होगी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 195, जिसमें भारत भी शामिल है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं पे कोई अपराध होता है, चोरी हो गई या मर्डर वगैरह हो गया, तो वहां से कोई सबूत मिल जाए, इसके लिए वहां पे फिंगरप्रिंट वगैरह, खून वगैरह लेकर के उसका डीएनए टेस्ट वगैरह करते हैं। आपने वो तो देखा होगा ना, सीआईडी, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सीआईडी देखा है आपने? कुछ तो गड़बड़ है देवा, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला। तो वहां पे एक लैब जरूर होती थी, उसी को कहते हैं फॉरेंसिक लैब। तो उसकी ट्रेनिंग कहां पे मिलेगी? इन्हीं फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में। और ये अब देश का 7वां बनेगा, कहां पे? कर्नाटक के धारवाड़ में, जिसकी आधारशिला अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने रखी है। और अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ समय पहले ही पूर्वोत्तर के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी, इन्होंने रखी थी, अमित शाह जी ने। बता सकते हो आप में से कोई कहां पे रखी थी? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। और देखो, यूनिवर्सिटी से आपको याद आएगा, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इनका संबंध वेटलिफ्टिंग से है। और आप जानते ही हो, अभी रेल यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया और इसके पहले चांसलर बनाए गए हैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आप जानते हो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये बनेगी तेलंगाना में। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? केरल में। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 में होने हैं, तीसरा संस्करण, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आंसर होगा पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने। तो अभी पेप्सिको फाउंडेशन एंड केयर ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, क्योंकि विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं और वे पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करती हैं। तो इनकी स्थिति मजबूत हो सके, उनकी इनकम में वृद्धि हो सके और उनको स्वस्थ और संतुलित भोजन मिल सके, इसी के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे कि अभी गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, नाम क्या है उसका? वुमेन विल। अगर आपसे पूछे अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश।
अगर आपसे पूछे अभी किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की, फेडरल बैंक ने। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे अभी बताओ किस बेटा यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की थी, जम्मू कश्मीर ने। बताओ किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की, हिमाचल प्रदेश ने। और किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक अभियान चलाया, एमएसएमई मंत्रालय ने। और बताओ किस राज्य में पहला केवल महिला द्वारा संचालित सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक खोला गया, राजस्थान में। आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है उस दिन। और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया, हैदराबाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत ने जीत लिया इसको इंग्लैंड को हराकर। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि पहली बार भारत ने कोई महिला ICC टूर्नामेंट को जीता है। ध्यान रखना लल्ला, बढ़ते हैं आगे।